Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I, Manish Valwal, welcomes Tushar Srivastav for joining us today for the interview session. I am thrilled to have the opportunity to talk to you uh, about your experience. Let's start with your introduction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। आई होप कि जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने मतलब इस जर्नी के थ्रू जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसे कन्वे कर सकूं सही से, और जितने भी पेरेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, आई होप कि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो माय नेम इज़ तुषार श्रीवास्तव। आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून। I am done my internships from Salesforce and Aditya Birla Group. Currently, I am going to start my journey as a software engineer in Inquero, that is a Genpact company. I have also done my work as a campus ambassador in eYantra IIT Bombay, and I've also taken parts in several competitions like Flipkart Hackathon, and I've also contributed in open source competitions like Hacktoberfest and GWalk. Along with that, there are some hobbies that like drawing, painting, doing content creation, CGI, VFX, and all these stuff. ओके, सो आप बताएंगे जो आपने जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें हायरिंग प्रोसेस वगैरह क्या थी? सो बेसिकली इसकी हायरिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड थी। पहला तो हम लोगों का होता है कि जो असेसमेंट होता है, जो ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, तो ऑनलाइन असेसमेंट में इन्होंने हमें क्या था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और साथ में कोडिंग का क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी थे, ऐसा कुछ उसमें ऑप्शनल नहीं था। तो जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो आपके एप्टीट्यूड, लॉजिकल, डीबीएमएस, ओएस, इन सब से मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। माने ऐसे पर्टिकुलर डिवाइडेड नहीं था सेक्शन, बट ये काइंड ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा कोडिंग क्वेश्चन था जो कि आपका बाइनरी सर्च और बाइनरी ट्री से रिलेटेड समथिंग था। तो जब फर्स्ट राउंड में भी हम लोगों के जितने बच्चे सिलेक्ट हुए तो हमारे नेक्स्ट राउंड में जाते हैं जो कि था हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन, दैट इज जीडी। ओके, तो जीडी में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड किया गया था कंपनी की तरफ से, और जितना मुझे याद है 10 या 11 ग्रुप्स बने थे, और हर ग्रुप में ऑलमोस्ट 10 to 11 बच्चे भी थे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दिया गया था, टॉपिक्स दिया गया था जिसके ऊपर उन्हें बोलना था। तो इस जीडी में सबसे अच्छी चीज़ कंपनी ने ये की थी कि स्टार्टिंग में सारे बच्चों को इन्होंने 1-1 मिनट बोलने का टाइम दिया था ताकि सब लोग अपने पॉइंट्स को कन्वे कर सके। क्योंकि जनरली जीडी में होता है क्या है कि लोग आपस में क्या है ना, ऐसे लड़ने लग जाते हैं स्टार्टिंग में कि पहले मैं बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा। राइट, तो उस वजह से कंपनी ने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही सबको बोला कि सबको 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा ताकि एटलीस्ट सब लोग बोल पाए। तो जो मेरा टॉपिक था वो था कि बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एआई, ये दोनों चीज़ें बतानी थी हमें। ओके, तो सारे बच्चों ने 1-1 मिनट बोला, स्टार्टिंग में सबको 1-1 मिनट दिया गया, मैंने भी बोला। तो उस जीडी के प्रोसेस में मैंने क्या मतलब मेरा अगर एक्सपीरियंस में इस प्रोसेस की बात करूँ, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है हायरिंग प्रोसेस का जिसमें बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल, मास एलिमिनेशन राउंड जीडी को कहा जाता है, राइट, क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखनी है और साथ में ऑन द स्पॉट आप किस तरह से लोगों को टैकल कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को आंसर कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने क्या किया कि मैं अपने बैक ऑफ द माइंड ये सोच के रखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एडवांटेजेस ही बताने हैं, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करने वाला वो एआई पे भी काम करती है, जिस कंपनी मुझे रिक्रूट होना है। तो अगर मैं खुद एआई का डिसएडवांटेज बहुत बताऊंगा तो कहीं ना कहीं शायद जो हायर करने के लिए जो टीम आई हुई है उन्हें खुद ऐसा फील ना हो कि बच्चे को खुद एआई के ऊपर डाउट है। अगर मुझे खुद उस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो मैं उस पर काम कैसे कर सकूँगा। तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे चीज़ों को पॉजिटिव वे में बताना है कि एआई के पॉजिटिव्स क्या है। अब पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जनरली बच्चे क्या बोलते हैं कि एआई बहुत फास्ट है, एआई चीज़ों को बहुत तेज़ी से कर देता है, एआई की वजह से हम ह्यूमन एफर्ट कम हो जाती है। बहुत बेसिक चीज़ें जो सब लोग बोल रहा था। तो मैं क्या कर रहा था कि जो बच्चे डिसएडवांटेज बताए थे एआई का,
मैं उन बच्चों के डिसएडवांटेजेस को पकड़ पकड़ के उसका एडवांटेज बता रहा था। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि एआई का डिसएडवांटेज ये है, कि एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जैसे टेस्ला की कार है, बिल्कुल। अब उसमें भी एआई लगा हुआ है, क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, तो उसमें एआई लगा हुआ है कि कैसे वो चीज़ों को ट्रैक कर रहा है कि वो एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। राइट। तो फिर भी लाखों जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए कार के साथ, लाखों लोगों ने उस कार को चलाया सेल्फ ड्राइविंग मोड में, तो लाखों में से 1 या 2 बार ऐसा हो जाता था कि कार कहीं टकरा गई या फिर किसी के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। तो मैंने उसे टैकल क्या किया कि मैंने उसे बताया कि देखिए, आई नो कि ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो एआई में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे यूज़ करना बंद कर दें। अब आप देखिए, अगर 1 लाख में से 1 या 2 बार एक्सीडेंट हो रहे, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग बात करें आज से 60-70 या उससे भी पुराने साल की बात हम लोग करें, जब कार्स होती ही नहीं थी, तो लोग बैलगाड़ी पे घुमा करते थे। तो जब कार का इन्वेंशन हो रहा था, तो उस वक्त भी कितने सारे एक्सीडेंट हुए थे उस इन्वेंशन के दौरान। अब अगर हम लोग यही सोच के उस इन्वेंशन को छोड़ देते कि कार बनाने की क्या ज़रूरत है, बैलगाड़ी में तो सब कुछ चल रहा है, तो आज तो हम लोग के पास कार ही नहीं होती। सही बात है। तो अगर हमें नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें डेवलप करना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और एआई का मतलब भी यही है ना कि वो टाइम के साथ सीखेगा, वो एक बार में थोड़ी ना सीख जाएगा चीज़ें। तो इस तरह से मैं मतलब लोगों के वो डिसएडवांटेजेस को पिक करके मैं उसके पॉजिटिव्स बता रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा पॉइंट भी अलग हो जा रहा था, और साथ में मैं एडवांटेजेस भी बता पा रहा था एआई के। तो क्या बोलते हैं, जो उस समय हायरिंग टीम थी, तो उसमें से एक सर ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अच्छा ठीक है तुषार, आप बहुत सारे एडवांटेजेस बता रहे, पर आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि हम लोगों का जो मोबाइल फ़ोन होता है, हम लोग आपस में कोई बातें करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोफोन के थ्रू ना हम लोगों की बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर एक्सेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हम लोगों को उस तरह की एड्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं और तुम बात कर रहे बैठ के एक साथ, बिल्कुल। और हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितनी अच्छी है, और सडनली पता चला हम लोग इंस्टाग्राम खोले या गूगल खोले, तो उस पर डेयरी मिल्क का ऐड आने लग गया। यस। तो वो जो सजेशंस आ रहे हैं, वो भी एक एआई के थ्रू आ रहा है, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू है, बट वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कहीं ना कहीं एआई या मशीन लर्निंग लगी हुई है, जिसके वजह से वो रेकमेंड कर पा रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो सर ने बोला कि क्या ये जो प्राइवेसी ब्रीच है, माइक्रोफोन एक्सेस करना, क्या ये सही है कि गलत है? अब नॉर्मली बच्चा यही बोलता है कि सर ये गलत है, गलत है। इसे करना ही नहीं है। राइट। हाँ, पर मुझे तो थोड़ा सा उसका एडवांटेज बताना था, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया कि देखिए सर, पहले तो ये किया क्यों जाता है ये समझिए। इसको करा इसलिए जाता है ताकि अगर मान लीजिए कि आप कोई गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, साइड में आपको कुछ ऐसी ऐड दिख गई जो आप कभी देखना ही नहीं चाहते, मे बी वो ऐसी ऐड हो जो कि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसी ऐड आए, आपको उससे मे बी आपको ऐड या नहीं अच्छा लगता, जो भी चीज़ें, तो आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड हो सके आपकी एड्स, या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एड्स आ सके, तो उसके लिए कंपनी को आपके कुछ पर्सनल डेटा चाहिए ही चाहिए। हाँ, लेकिन मोटो कंपनी का सही है कि आपका पर्सनल डेटा लेके आपको उस हिसाब से एड्स दिखाए ताकि वो आपको ही फायदा करे। लेकिन ये जिस तरह से डेटा को लिया जा रहा है, माने माइक्रोफोन के थ्रू, वो वे गलत है, बट जो उसके पीछे हम लोगों का कहते हैं ना इंटेंशन, वो इंटेंशन सही है। तो मैंने इसका आंसर इस तरह से दिया था। तो सर ने बोला था कि ठीक है, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे। तो इस तरह से मैंने जीडी का राउंड दिया था, और तो उस वजह से मैं थोड़ा सा दूसरे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा अलग स्टैंड कर पाया, और मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट राउंड हमारा आता है टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि बहुत सारे बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू में भी अगेन उन्होंने मुझे बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारी चीज़ें बताई कि मैंने कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किया है। तो इंट्रोडक्शन के दौरान सर ने पूछा कि आपने जो इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम किया, तो मैंने वो बताया। अगेन फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी कि ये प्रोजेक्ट्स आपने क्या था,
बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई इनसे रिलेटेड था। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का प्रोजेक्ट था मेरा, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ लग रही थी। तो मेरे 4 प्रोजेक्ट्स थे और उन्होंने चारों प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। ओके। तो मैंने प्रोजेक्ट्स का पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया चीज़ों को। और अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे करते हैं, वो जब चीज़ों को बोलते हैं ना, तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके रखे रहते हैं, मतलब ऐसे हाथ नीचे करके रखे रहते हैं। हम्म। तो हैंड जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि एक प्लेन है, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस है, अब उसी चीज़ को मैं अगर ऐसे बोलूँ कि सपोज ये एक प्लेन है, इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, तो इस तरह से बताना ज़्यादा ईजी होता है और इंटरव्यूअर को भी लगता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को जानते हैं। राइट। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे इंटरव्यू को में अपने सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन तो मुझे जो याद आ रहा वो ये था कि आपके पास 6 अल्फ़ाबेट है, मान लीजिए आपके पास एक कार का नंबर प्लेट है और उसमें कुछ डिजिट फिक्स्ड थी और कुछ डिजिट हमारी थी वेरिएबल थी, और उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो कि फिक्स हैं और कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो कि वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं। तो हमें बताना था कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितने टाइप के इसमें मतलब वो बन सकते हैं, नंबर्स बन सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन था। एक और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। तो ये दोनों को उन्होंने बोला कि सॉल्व करके बताओ। पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना था, अगर उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन या जो भी आ रही वो बताने पे भी वो मान जा रहे थे। तो मैंने ये बताया, और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद उन्होंने मेरी हॉबीज़ पूछी, कुछ C++ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, लिंक लिस्ट वगैरह थोड़ा सा पूछा, और क्या बोलते हैं, मुझसे कोडिंग तो उन्होंने नहीं कराया, पर हाँ सूडो कोड पूछा था कि जैसे कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड हो गया, रिवर्स लिंक लिस्ट से रिलेटेड हो गया, आपका ट्रीज से रिलेटेड हो गया, इन सब से रिलेटेड मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, बट थ्योरेटिकली मतलब मुंह से ही पूछा था, उन्होंने कहीं लिखवाया नहीं था उस क्वेश्चंस को। ओके। और मेरे साथ एक चीज़ और अच्छा ये हो गया था कि जो 2 लोग मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें से एक सर वही थे जो मेरे जीडी के वक्त थे, तो उन्हें पता था कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कैसी है, तो वो थोड़ा सा मुझे बेनिफिट कर गया थोड़ा सा। और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट राउंड था हमारा HR इंटरव्यू, जिसमें अगेन का इंट्रोडक्शन पूछा गया, हॉबीज़ पूछी गई, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, ये जितने भी जो HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा गया। ओके। अच्छा, तो आपने इस प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी? तो मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो बेसिक प्रिपरेशन जैसे जो सब लोग करता है, मैंने सबसे पहले तो मैं क्लास 9th की अगर मैं बात करूँ, जब मैं स्कूल में था तो क्लास 9 से मैं कंप्यूटर मेरा एक सब्जेक्ट था जिससे मैं पढ़ रहा था, और मैंने 11th-12th में भी साइंस के साथ मैंने कंप्यूटर को ही एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ था। तो C++ लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत कमांड पहले से ही थी मेरी, और वो सारी चीज़ें और अच्छे से मतलब मैंने सीख लिया जब मैं कॉलेज में आया। और मैंने पूरा 1 साल मतलब फर्स्ट ईयर मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया कि मैं पहले एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखूंगा, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आएगी तो आप उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने C++ लैंग्वेज पूरा अच्छे से सीखा, और उसको सीखने के बाद मैंने क्या किया कि C++ में एक प्रोजेक्ट को पहले मैंने बनाया था। तो मैंने एक वीडियो प्लेयर बनाया था जिसमें डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक थे, तो मैंने उसे बनाया था। और उसमें मैंने सिंपल प्रिंट आपका स्कैनएफ, प्रिंटएफ, सी आउट, सीन, मतलब अगर आप C से बनाएंगे तो स्कैनएफ प्रिंटएफ यूज़ होगा, और C++ से बनाएंगे तो सी इन सी आउट यूज़ होगा। और बाकी इन सारे बेसिक इफ़ एल्स कंडीशन लूपिंग को यूज़ करके मैंने पूरा का पूरा एक वो बनाया था, वीडियो प्लेयर बनाया था, म्यूज़िक जिसमें बज सके। हाँ, ये मैंने अपने से खुद से सोचा था कि मतलब कहीं मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं था इंटरनेट पे कि मैं बना सकूं, बट मैंने क्या बोलते सोचा कि एक ट्राई करते हैं, शायद कुछ मतलब कुछ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं जिससे आप ऑडियो को कॉल कर सकते हैं C++ में। ओके। तो मैंने उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ किया। बाकी क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी हॉबीज़ ही हैं एडिटिंग करना वगैरह, तो जो भी उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट था वो तो मुझे ईज़िली मैं फिगर आउट कर लिया, क्योंकि एडिटिंग जब आती है तो वो किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना है, किस तरह से बॉक्स बनेगा, क्या सब चीज़ रहेगा, तो वो काफ़ी फ़ायदा किया उसमें। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा डीएसए पढ़ना स्टार्ट किया। तो डीएसए में बेसिक पहले मैं क्या करता था कि जैसे सपोज मैंने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया, तो मैं लिंक लिस्ट का 10 से 15 क्वेश्चंस लगाता था, इजी लेवल का, बहुत हार्ड नहीं। पहले इजी लेवल के 10 से 15 क्वेश्चंस लगाता था, और जब होता था कि हाँ ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, मतलब अब 10-15 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप खुद कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि आप मतलब उसका सॉल्यूशन देखते हैं या फिर हिंट देखते हैं, बट फिर भी आप उसे कर लेते हैं। तो मैं पहले ऐसे किया कि पहले लिंक लिस्ट किया, उसके 10-15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद ट्रीज के 10-15 क्वेश्चन, फिर उसी तरह मैंने ग्राफ के 10-15 क्वेश्चन, फिर डीपी के 10-15 क्वेश्चन, ऐसे मैंने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और जब मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं सबको एक एक बार जब थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया, सबके ऊपर अपना हाथ थोड़ा सेट कर लिया, तो उसके बाद मैंने फिर से उनको करना फिर से स्टार्टिंग से शुरू किया। बट इस बार क्या किया कि मैंने उसका जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ताकि मैं ईजिली मतलब जो पहले क्वेश्चंस ईजी थे अब वो ईजी ना रहे, थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो। और उसको मैं ज़्यादा टाइम देने लग गया कि अच्छा ठीक है अब मैं इसे ज़्यादा टाइम दूंगा, ताकि हार्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे ज़्यादा टाइम देने लग गया। इस तरह से मैंने अपना डेटा स्ट्रक्चर्स पार्ट किया, और साथ में मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। और मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हैकेथॉन्स में पार्ट लेता था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं हैकेथॉन में पार्ट लूँगा तो उसमें दो फ़ायदा, पहला तो मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है हैकेथॉन में, दूसरा क्या रहता था कि टीम के साथ काम करना रहता था, तो टीम मैनेजमेंट, टीम स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। और साथ में क्या है कि मेरा एक प्रोजेक्ट भी तैयार हो जा रहा है, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जितने भी बनाए वो हैकेथॉन के थ्रू बनाए, और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने एज अ मिनी प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाया था। ओके, सो बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आपने बताया कि आपके प्रोजेक्ट बेसिकली ML AI वगैरह पे हैं, तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तो अगर मैं अपने पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो सबसे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो मिनी प्रोजेक्ट में मैंने बनाया था, वो था मेरा ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन सिस्टम। तो वो प्योरली मेरा मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो उसमें मेरा काम क्या था कि मुझे ये पता करना था कि मेरे पास MRI स्कैन्ड इमेजेस थी, और मुझे पता ये करना था कि क्या ये जो इमेजेस हैं इसमें जो भी ब्रेन की हमारे पास इमेजेस है, क्या इसमें ब्रेन ट्यूमर हमारे पेशेंट को है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया था। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जब कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो ऐसा मैं मान के नहीं चलता कि वो टेक्नोलॉजी में पूरा सीख जाऊँगा, क्योंकि अगर मशीन लर्निंग की हम बात करें, AI की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, तो बहुत बड़ी और बहुत वास्ट वैरायटी इनकी है, इनको एक बार में सीखा नहीं जा सकता। तो बेटर है कि हम इसके प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते सीखें, तो उसमें ज़्यादा बेटर होगा, और उसके थ्रू हम लोग ज़्यादा इजीली अच्छे तरह से चीज़ों को समझ भी पाएंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा थ्योरी हो रहा है, क्योंकि साथ में हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाता था। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा था सैटेलाइट इमेज एनालिसिस। अगेन ये प्रोजेक्ट भी मैंने एज अ मिनी प्रोजेक्ट ही बनाया था कॉलेज में, और इसमें भी मैंने AI का यूज़ किया था, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का यूज़ किया था। और इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक सैटेलाइट की इमेज थी, और उस सैटेलाइट इमेजेस में मेरे मल्टीपल चीज़ें थी, जैसे फॉरेस्ट है, बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल एरिया है, लेक है। तो मुझे फाइंड आउट करना था कि इस पूरी इमेज में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, मतलब रेसिडेंशियल एरिया तो कहाँ कहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, अगर लेक है तो लेक का एरिया कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे एनालाइज करनी थी इस सैटेलाइट इमेज एनालिसिस में। उसके अलावा जो मैंने रोबोटिक्स प्रोजेक्ट किया था वो मैंने किया था IIT बॉम्बे के कंपटीशन में, जो कि मेरा 6 महीने तक चला था। और उस कंपटीशन के थ्रू भी मतलब उसमें मैंने टीम के साथ अपने काम किया था, और वी वर द ओनली टीम फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी जो कि उस टाइम उस ईयर में सेमीफाइनल्स तक गए थे हम लोग। और उसमें हम लोगों को एक रोबोट बनाना था जिसका नाम था सहायक बॉट। तो उस रोबोट का काम क्या था कि उसको एक रूम है, उस रूम के अंदर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मल्टीपल रूम्स के अंदर, और डिफरेंट आइटम्स को पिक करना है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि अब पहले तो चैलेंज ये है कि आपको, अगर आप रूम के अंदर रोबोट घूम रहा है तो बीच में ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, हो सकता है कहीं चेयर रखी हो, कहीं टेबल रखा हो। तो इन सारे ऑब्स्टेकल्स को उससे पहले डिटेक्ट करना था और उनसे बचते हुए जाना था। दूसरी चीज़ क्या थी
कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट पाथ होगा वो भी उसे फाइंड आउट करना था। इंटरेस्टिंग। और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो वहां से उसे सामान पिक करना है। अगर मैंने उसे बोला कि जाओ कोका कोला की एक कैन उठा लाओ, अब वहां पर हो सकता है मल्टीपल कैंस रखी हो, तो वहां पर उसके हैंड के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जो कि डिटेक्ट कर पा रहा था कि अच्छा ये कोका कोला की कैन है कि किसी और कोल्ड ड्रिंक की कैन है। जब उसे कोका कोला की कैन दिखती थी तभी वो उसे पिक करता था, अदरवाइज वो दूसरे रूम में चला जाता था देखने के लिए। तो ये हम लोगों का पूरा इंटायर प्रोजेक्ट था जिसपे हम लोगों को काम करना था। तो डिफरेंट फेजेस में ये प्रोजेक्ट हम लोगों को बांटा गया था। पहला था कि रोबोट को मूव कैसे करे, फिर था कि रोबोट शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करे, ऑब्स्टेकल्स से कैसे बचे। फिर दूसरा हम लोगों का इसमें प्रोजेक्ट था कि हम लोग का जो रोबोटिक आर्म है वो कैसे मूव करेगा। उसके अलावा अगला फेज हम लोग का क्या था कि डिटेक्ट कैसे करेगा। और फिर चौथा फेज था कि सारी चीज़ों को कंबाइन करना। तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर था इस प्रोजेक्ट में, और इसमें काफ़ी सारे हम लोग डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने डेवलप किया था एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट था आपका। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के। हाँ अच्छा, तो आपने जैसे ML AI वगैरह में काम करा है, आपने डीप लर्निंग की भी बात करी है, तो बेसिकली ये किस लैंग्वेज में होता है, हाँ किन लैंग्वेजेस में? तो मोस्ट ऑफ द वैसे तो ये हम लोग पाइथन से हम लोगों ने किया था। पूरी मशीन लर्निंग हम लोगों ने पूरा पाइथन से किया था। डीप लर्निंग भी पाइथन से ही हम लोगों की कोडिंग होती है, और इसी वजह से मैंने C++ और C लैंग्वेज के अलावा जो लैंग्वेज थोड़ी सीखी वो थी पाइथन। ओके। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप लैंग्वेज तभी सीखिए जब आपको उसकी नीड हो। मतलब ऐसा नहीं है जस्ट फॉर अ सेक कि मैं बहुत सारी लैंग्वेज सीख लूँ, इसलिए मैं बस लैंग्वेज सीखने में लगा हूँ और फिर उसका मेरे को यूज़ ही नहीं आता, यूज़ ही नहीं पता, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। मैंने जावा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। हाँ, अगर कंपनी को उसकी नीड है तो मैं सीखूंगा ही, क्योंकि वहाँ पे तो उससे काम करना है। राइट। लेकिन सिर्फ मुझे अगर कोई बोले कि कोडिंग आप किस में करना चाहेंगे तो मैं प्रेफर करता हूँ C++। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने पाइथन सीखा। मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके फ्लिपकार्ट में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो था NFT बेस्ड प्रोजेक्ट, मैंने ब्लॉकचेन पे था। तो उसमें हमें एक वेबसाइट भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और रिएक्ट भी थोड़ा बहुत सीखा था। तो मैंने वही चीज़ें सीखी जो मेरे प्रोजेक्ट में नीड थी, अदरवाइज मैं पहले से कुछ सीख के नहीं रखा था। रोबोटिक्स के बाद भी मुझे और मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स थे, हमें पता नहीं था कि रोबोटिक्स में चीज़ें बनती कैसे, होता क्या है। हम लोगों ने बोला कि ठीक है पहले पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी प्रोसेस के थ्रू हम लोग सीखेंगे कैसे करना है क्या है, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे देखा जाएगा, उसे फेस किया जाएगा। और धीरे धीरे करते करते दिन रात हम लोगों ने किया। दिन रात हम लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे कि कैसे काम करना है, काम को डिवाइड करते थे और फिर करते गए और सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे। अच्छा, जो ये आपका रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट था, इसमें जो आपकी टीम थी, तो उसमें आपने किस तरह से अलग अलग रोल्स को डिवाइड करा था? सो बेसिकली मैं टीम लीडर था उस प्रोजेक्ट में। तो मेरा क्या काम था कि मैं सबसे पहले देखता था कि हम लोग को टास्क क्या मिला है। तो जैसे हम लोग का सपोज टास्क मिला हुआ है कि हम लोगों को एक रोबोट, पहले टास्क की बात करते हैं। हम लोग का जो पहला टास्क था उसमें क्या था कि हम लोगों को रोबोट दिया हुआ था। उस रोबोट को एक हम लोगों को ना जिग जैग पाथ में चलाना था बिना बाउंड्रीज को टच कराए, और उस जिग जैग पाथ को चलाना था और सामने एक ऑब्स्टेकल बना हुआ था कॉनकेव सा। उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करना था और उससे बचते हुए लेफ्ट साइड से निकल के हम लोग को टारगेट लोकेशन पे जाना था। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं चैलेंजेस देखूं तो क्या है, पहला चैलेंज तो ये कि रोबोट मूव कैसे करेगा। राइट। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग को रोटेट भी तो करना है। अगर आप देखिए रोटेशन भी दो तरह से होती है। एक तो ऐसे हो सकती है कि भाई रोबोट सीधा चला, रुका और टर्न हो गया और फिर आगे बढ़ा, और एक होता है कि ऐसे चलते 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 ऐसे स्मूथली टर्न हो गया। तो हम लोग को स्मूथ टर्न कराना था। राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोग हम लोगों ने क्या किया कि मैंने एक अपने टीम मेंबर को बोला कि रोबोट मूव कैसे होगा उसके ऊपर उसको देखो। मैंने एक टीम मेंबर को बोला कि रोबोट मूव तो हो जाएगा, बट हमें ऑब्स्टेकल भी तो देखना है कि ऑब्स्टेकल को कैसे डिटेक्ट करे, क्योंकि ऑब्स्टेकल डिटेक्शन भी ज़रूरी है। अगर वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो जाके सीधे लड़ जाएगा।
एक टीम मेंबर को मैंने ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए बोल दिया, और मैं क्या करता था कि मैं दोनों के साथ लगा रहता था, मैं दोनों मेंबर्स के साथ लगा रहता था कि अगर इसे कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं उसको फाइंड आउट करके बताता था, अगर दूसरे को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं उसे फाइंड आउट करके बताता था, और लास्ट में जो भी चीज़ें होती थी उसको मैं खुद ही कंबाइन करता था और क्या बोलते हैं, उस टास्क को सबमिट कर देता था। सो चलते हैं आपकी इंटर्नशिप की तरफ। तो आपने 2 या 3 इंटर्नशिप कर दी हैं, राइट? एक सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट, और तीसरी हाँ। क्या थी? मैंने इंटर्नशिप की है सेल्सफोर्स में और आदित्य बिरला ग्रुप में। ओके, तो सेल्सफोर्स में आपकी इंटर्नशिप कैसे लगी, और बताएंगे कुछ उसके बारे में कि वहाँ कैसा काम किया आपने? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो इंटर्नशिप थी ये ऑफ कैंपस इंटर्नशिप थी, और ये इंटर्नशिप मैंने किया था जब आपका 3rd ईयर से 4th ईयर के बीच का जो फेज़ होता है, माने जब आप लोग 6th सेमेस्टर पास करेंगे और 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो बीच में कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, 45 डेज़ या 60 डेज़ का कुछ टाइम दिया जाता है, उसमें इंटर्नशिप करनी रहती है। तो उस वक्त मैंने क्या किया था, AICTE का नाम सुना होगा आपने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके। तो AICTE के मैंने प्लेटफॉर्म पे गया था और वहीं पर मुझे सेल्स फोर्स की इंटर्नशिप दिखी थी। ये वर्चुअल इंटर्नशिप थी पूरी तरह से, पर इस इंटर्नशिप का एक पार्ट क्या था कि ये स्टाइपेंड तो इसमें नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको पूरी सेल्स फोर्स डेवलपमेंट की पूरी जर्नी और जितनी भी चीज़ें वो सिखा दी जाएंगी, और साथ में इसमें ये था कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, माने फुल टाइम रोल के लिए भी ओपन था ये। तो मैंने वहाँ से इसे अप्लाई किया था, और जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो कुछ दिनों बाद ही मुझे मेल आ गया कि आप हाँ, साथ में एक रेज्यूमे भी मांगा गया, तो उसमें रेज्यूमे और अपनी डिटेल्स भी उसमें डालनी थी, क्योंकि किसी बेसिस पे ही वो सेलेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स को कि क्या ये एलिजिबल है कि नहीं। तो हमने अपनी सारी जितनी भी हमारी मार्कशीट्स थी, जो भी मेरे CGP आ रहे थे हर सेमेस्टर में, और साथ ही में जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस था, मैंने जितनी भी जगह मैं पहले कर चुका हूँ चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको रोबोटिक्स कंपटीशन और हैकेथॉन्स के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन कर दी और एज अ छोटा सा रेज्यूमे मैंने उन्हें सेंड कर दिया। तो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद सेल्स फोर्स में हम लोगों को 2 कैटेगरीज थी, एक था एडमिनिस्ट्रेशन और एक था डेवलपर साइड। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला साइड उनके लिए था जिनको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग उन्हें डिफिकल्ट लगती है, पर सेल्स फोर्स की चीज़ें सीखना चाहते हैं। पर और दूसरा पार्ट था डेवलपर साइड, जिसमें थोड़ा बहुत कोडिंग भी इंक्लूड था। तो मैंने डेवलपर वाला पार्ट लिया था, क्योंकि मुझे कोडिंग का थोड़ा सा था उसमें शौक कि कोडिंग भी देख लेते कि सेल्स फोर्स में कैसे होती है, तो मैंने उसमें पार्ट लिया। तो फिर ये हम लोगों का मेरे ख्याल से 35-36 डेज़ का ये पूरा इंटर्नशिप था, और 57 डेज़ का था, ओके। 57 डेज़ का ये इंटर्नशिप था, और इसमें हम लोगों के डिफरेंट डेज़ पर डिफरेंट सेशंस थे, जो हमारे मेंटर्स लेते थे, हमें बताते थे कि कैसे क्या काम होता है, क्या चीज़ें हैं। हम लोगों को उन्होंने, उनकी एक वेबसाइट होती है सेल्सफोर्स की खुद की, ट्रेल हेड, जिस पर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें करना रहता है। तो सेशंस में मेंटर्स पूरी चीज़ें बताते थे, सिखाते थे कि कैसे क्या वर्क करता है, कैसे हम लोगों को चीज़ें सेटअप करनी है, कैसे हम लोग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, सारी चीज़ें उन्होंने बता रखा था। और फिर उसके बाद जब हम लोग मॉड्यूल्स में जाते थे तो उसमें हम लोगों को वही चीज़ें पढ़ने को मिलती थी और साथ में उसे प्रैक्टिस करने को मिलता था। जब एक बार मॉड्यूल्स पे हम लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते थे तो उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट्स दिए रहते थे, जिसमें कोई हिंट या कुछ रहता नहीं था, जस्ट स्टेटमेंट्स रहती थी कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो जो भी जैसे सेल्सफोर्स डेवलपर क्या है कि हर कंपनी में जहाँ भी सेल्सफोर्स यूज़ होता है एज अ सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर डेवलपर की ज़रूरत होती है। तो उस डेवलपर को जो काम करने रहते वो चीज़ें इन लोग ने प्रोजेक्ट्स में डाल के रखी थी। तो जो भी हम लोगों का प्रायर एक्सपीरियंस था, जो भी हम लोगों ने चीज़ें सीखा था सेशंस में और मॉड्यूल्स को सॉल्व करके, उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स को किया, और मेरे ख्याल से 15-20 प्रोजेक्ट्स थे। 15-20 प्रोजेक्ट्स को हमने सॉल्व किया, और जब सारी चीज़ें हो गई तो लास्ट में हम लोगों को सर्टिफिकेशन मिल गया। अगेन उसके बाद फिर एक उनकी तरफ से करियर फेयर भी होता है, जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आई थी, लाइक जेनपैक्ट, TCS, IBM, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि हायरिंग के लिए आई हुई थी सेल्स फोर्स डेवलपर पोजीशन के लिए।
तो करियर फेयर में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के थ्रू के एचआर से मिलके उसमें मतलब सिलेक्शन के लिए, मैंने फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कुछ महीनों बाद सेल्सफोर्स खुद हायर करने लगी थी, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी उसकी भी आए थे फुल टाइम रोल के लिए। और अगर मैं बात करूँ अपने दूसरे इंटर्नशिप की, दैट इज़ आदित्य बिरला ग्रुप, तो वो तो मैंने किया था इंटर्नशिप सितंबर में। तो वो 1 मंथ की इंटर्नशिप थी। उसमें क्या था कि हम लोगों को आईटी सेल में काम करना था। मेनली जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो आपकी इंडस्ट्रियल कंपनी है, बहुत ज़्यादा ऐसे आईटी रिलेटेड कंपनी नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे आईटी के भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है पर हैं। तो उसमें हम लोगों को सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें जैसे मशीन लर्निंग और एआई, तो मैं बता रखा कि मैंने उस पर काम किया था। तो उसमें मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना था जिसमें मुझे डिटेक्ट करना था कि इन केस कि जैसे जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, अगर जैसे कभी कभी होता है क्या इंडस्ट्री में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें हटा हटा के उठा लिए, कभी कोई छोटा सामान गायब कर दे, कभी कुछ गायब कर दिए, क्योंकि इंडस्ट्री क्या कि प्रोड्यूस कर रही चीज़ों को। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था मैंने। ओके। वो उनके आईडी कार्ड से मैच कर लेता था कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इन केस अगर कोई उस सामान को उठा के ले जा रहा है तो डिटेक्ट कर लेता है, अच्छा ठीक है कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर XYZ ने ये सामान उठाया है। तो काफी उस पर मैंने काम किया था 1 महीने तक। काफी मजेदार था, मतलब प्रोजेक्ट बनाते हुए भी आपको काफी मजा आया होगा। हाँ हाँ ये प्रोजेक्ट था तो या पकड़ा भी है उन्होंने हाँ किसी हाँ बिल्कुल। कोई पकड़ा गया? नहीं मतलब नहीं उस समय तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। ओके। और क्या बोलते हैं, उस वक्त तो जस्ट वैसे भी वो 1 महीना तो पूरा डेवलपमेंट फेज ही था अच्छा। कि कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाना है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल इंटर्न्स रहते हैं, सबको अपने तरफ से बनाना रहता है इस मॉडल को। और जब बाद में एक्यूरेसी सबकी अलग अलग मॉडल्स की सबकी अलग अलग आती है, तो जो हाईएस्ट एक्यूरेसी रही होगी उसको उन्होंने बाद में यूज़ किया होगा। ओके। तो वो तो हमें पता नहीं है कि किसका मॉडल उन्होंने यूज़ किया, बट स्टिल ये हम लोगों का काम था तो हम लोगों ने किया था। ओके। सो आपसे बात करके इतना पता चला है कि आपने प्रोजेक्ट्स पे मेन फोकस रखा है बजाय कोडिंग के, तो इस बारे में हाँ मेरा मानना ये बेसिकली कि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि उनको कोडिंग में इंटरेस्ट, देखिए कोडिंग में इंटरेस्ट होना और कोडिंग करना दोनों में अंतर है। बिल्कुल। कोडिंग में इंटरेस्ट का मेरा मानना ये है कि अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, वो दिन रात कोडिंग करेगा। राइट। उसको प्रोजेक्ट्स में उतना मतलब नहीं रहेगा कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, वो लीड कोड पे क्वेश्चंस करता रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हैकेथॉन्स लेगा, और वो भी वो हैकेथॉन्स जिसमें उसने कोडिंग का कंपटीशन हो रहा हो। वो कोड शेफ पे क्वेश्चंस कर रहा होगा, अपनी रैंक बढ़ा रहा होगा। तो उस तरह के बच्चे होते हैं ना जो एकदम कोडिंग में घुसे रहते हैं। पर आप उन बच्चों को अगर आप देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा ना, उनके प्रोजेक्ट्स की लेवल उतना ऊपर नहीं होता है, प्रोजेक्ट का लेवल थोड़ा नीचे होता है। क्योंकि भाई अब देखिए आपके पास 2 बार है, अगर आपको किसी भी कंपनी को फोड़ना है तो आपके पास 2 बार है रेज्यूमे में, या तो फिर आपने कोडिंग को बहुत ऊपर कर दिया, बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि भाई सबके पास 24 घंटा ये काम करने के लिए। या तो फिर दूसरा आप कर सकते हैं कि कोडिंग को आप एवरेज रखिए पर प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा बनाएंगे, आप ये कर सकते हैं। तो अगर जिस बच्चे को कोडिंग में देखिए कोडिंग है करना, कोडिंग समझ में आती, कोडिंग करने में मजा आता है, बट दिन रात कोडिंग करने का मन नहीं करता है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो क्वेश्चंस कंपनी अब पूछ सकती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो कोड शेफ में कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 1 हफ्ता ऐसे दिया जा रहा है। तो आपको जब इतना टाइम दिया जा रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया कि आपके पास 2 घंटे या 3 घंटे, तो इतना हार्ड क्वेश्चन कंपनी आपसे पूछेगी ही नहीं, क्योंकि 2 से 3 घंटे का इंटरव्यू जनरली होता नहीं है किसी एक बच्चे का। तो जब इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन कंपनी आपसे पूछेगी नहीं तो आप वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो
आप उन क्वेश्चंस को करिए जिस तरह के क्वेश्चंस कंपनी पूछ सकती है, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कीजिए, बट एक होता है ना एक्सट्रीम हार्ड, जिसको मतलब करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, भले आपको क्वेश्चन आता ही क्यों ना हो, उसको सोचने के लिए उतना टाइम चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा उस टाइम में आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हैकेथॉन्स में पार्ट ले सकते हैं, तो उससे भी आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उतनी ही कोडिंग की जितना कंपनी में प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी था, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी टाइम मैंने मेजर प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया, हैकेथॉन्स पे फोकस किया और कॉम्पिटिशन्स पे फोकस किया। और साथ ही साथ मैंने क्या थे, जब इसरो के लिए भी एक प्रोजेक्ट मैं बना रहा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसमें मैंने क्या किया था कि एक मैंने प्रोजेक्ट सोचा था कि कैसे मैं बनाऊंगा, उसका आइडिया भी मैंने उन्हें पिच किया था। मैंने उन्हें मैसेज किया था, अपनी चीज़ें भेजी थी, तो उन्हें वो आइडिया भी पसंद आया था। बट उस समय क्या था कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपके पास टाइम होगा, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने वो भी काम कर रखा है। तो ये आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि आप किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, प्रोजेक्ट्स की तरफ या कोडिंग की तरफ। पर हाँ, कोडिंग भी ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोडिंग छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आप कोडिंग एकदम ही नहीं करेंगे या बहुत नीचे लेवल के अगर आप कोडर होंगे तो आप कंपनी के असेसमेंट को ही पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोडिंग इतनी तो आनी चाहिए कि आप कंपनी के कोडिंग राउंड्स को क्लियर कर दें, इंटरव्यूज़ को क्लियर कर दें, और बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना आता है, टीम में काम करना आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिंगल, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कोई बोलेगा कि मनीष एक काम करो, ये प्रोजेक्ट ये एक कोड ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं कोई बोलेगा। राइट। वहाँ पे भी आपको कंपनी में भी बड़े प्रोजेक्ट्स करने होंगे। प्रोजेक्ट भी कैसे, टीम के अंदर काम करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा, कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स होंगे, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट आपको बनती है जब आप टीम में प्रोजेक्ट करते हैं। जब कॉलेज में आप इस तरह का काम करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो आपको गेन होगा वो आप कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया कंपेयर टू कोडिंग। तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। आप कुछ बताएंगे अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में? ये सब कोडिंग वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा इस बारे में कुछ कहेंगे? सो कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला मंथ था वो तो हम लोगों का इंडक्शन में बीता। तो इंडक्शन के वक्त हम लोगों की क्लासेस होती नहीं थी, मतलब पढ़ाई नहीं होता था, क्लासेस तो होती थी। तो उस क्लासेस में भी एकदम चिल रहता था, कभी अंताक्षरी चल रहा है, कभी FRI घुमाने ले जाया जा रहा है, कभी गेम्स हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो एक महीना काफ़ी अच्छा था इंडक्शन का, और कॉलेज का ये मतलब अच्छा लगा मुझे ये इनिशिएटिव कि 1 महीने तक इंडक्शन कराना, क्योंकि कोई बच्चा आया अपने घर को छोड़ छाड़ के और नई जगह सेटल होना है, लोगों से घुलना मिलना है। तो 1 महीना काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड था। और साथ ही साथ इंडक्शन में कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे, अलग अलग डोमेन बच्चों को दिया गया था। मुझे तो बायोटेक मिला था, जो कि एकदम डिफरेंट ही है कंप्यूटर साइंस से। उसमें अलग अलग DNA की और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई चल रही थी, तो उस समय तो ज़्यादा समझ में नहीं आया। बट बाद में मैं जो वहाँ पे टीचर जो फैकल्टी थे, HOD थे, उन्हें भी पता था कि भाई कंप्यूटर का बच्चा है, इसे क्या ही ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों की। बट फिर भी सपोर्ट था उनका भी, चीज़ें बताया, सीखा मैंने। ब्लड टेस्टिंग करना थोड़ा सा आ गया तो उस वक्त ये बता सकूँ कि कोई B पॉजिटिव है कि O है, कि ये सारी चीज़ें पता चल जाता था। तो उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में जब ये इंडक्शन ख़त्म हुआ, तो अगर मैं अपने हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो मैं हॉस्टलर था, ठीक है। तो मैं अगर अपने हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अपने रूममेट्स या फिर अपने फ्लैटमेट्स जो भी थे, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल के, मूवीज़ देख के, बातें करके, यही सब में ज़्यादा टाइम बीता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कोडिंग वगैरह ऐसा कुछ करता नहीं था। उस समय मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर प्रोजेक्ट्स बनाना, क्या करना, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो नाम भी नहीं सुना था कि डेटा स्ट्रक्चर्स नाम का कोई चीज़ होती भी है। और उस समय मैंने कोडिंग पे भी कोई ध्यान नहीं दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने सोचा कि एंजॉय करते हैं, और जो भी कॉलेज में बस पढ़ाया जा रहा है, माने केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पहले वो पढ़ते हैं।
तो मैं सिर्फ उसी में लगा था, आता था कॉलेज से और चीज़ें रिवाइज करता था और फिर दोस्तों के साथ खेलने कूदने में लग जाता था। इसी तरह करते 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 हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया। सेकेंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो सेम यही एक्टिविटी चल रही थी, बट सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा उसके ब्रशअप करते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं स्कूल टाइम पे मैंने C++ सीखा था, बट बीच में काफ़ी गैप होने की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे स्कूल में भी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा भूल गए थे दिमाग से। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने सही किया रिगार्डिंग C++ एंड C लैंग्वेज। और उस वक्त भी ऐसा नहीं कि मैं हार्ड कोडिंग करने लगा था, बस बेसिक थोड़ा बहुत कोड करना या थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ता था और इस कॉलेज की चीज़ें पढ़ता था, और साथ में वही दोस्तों के साथ मस्ती मजाक तो सब चलता ही रहता था। और फिर उसके बाद जब मिड टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले थे सेकेंड सेमेस्टर में, तब तक कोविड आ गया, तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तब तो फिर सब लोग मतलब फिर तो रातों रातों भर बैठ के गूगल मीट पे दोस्तों से बात होती थी, बातें हो रही हैं, गेम्स हो रहे हैं, लूडो खेला जा रहा है, ये सब होता था हम लोगों का। बट साथ साथ में वही अपना एक लैंग्वेज को लेके मैं चल रहा था। तो स्टार्टिंग में तो जब ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी तो मैंने अपना जो C++ लैंग्वेज है वो मैंने पढ़ा था। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है, सौरभ शुक्ला एक सर है, पढ़ाते हैं। तो C और C++ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से, बहुत सिंपल, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी में, मिक्स करके वो पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर किसी को C++ सीखना है और एकदम नहीं आती है तो बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छे से A to Z सारी चीज़ें सिखा देते हैं वो। तो मैंने उनसे सीखा, नोट्स बनाता रहता था चीज़ों का कि क्या बोलते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट, वो सब करता रहता था। और साथ में वही शाम को दोस्तों के साथ मीट पे बातें होती थी। तो उसी वक्त जो मैंने बताया था ना, रोबोटिक्स कंपटीशन IIT बॉम्बे का था, ई-यंत्रा, राइट। तो भी वो मेरे सेकंड सेमेस्टर पार होने के बाद जैसे ही थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मैंने सेकंड ईयर, तो उस वक्त वो आया था। तो मैंने उसके बारे में उस वक्त सुना था, बट उस कंपटीशन की स्टार्टिंग हुई थी हम लोगों की फोर्थ सेमेस्टर में, बट थर्ड सेमेस्टर में पता चल गया था कि ऐसा कंपटीशन होता है। तो ये दोस्तों से जब बातें होती थी तो उसी वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि लेते हैं पार्ट इस कंपटीशन में। एक हैकेथॉन है, और वैसे भी पहला हैकेथॉन था जो हम लोग जिसमें पार्ट लेने वाले थे, पर थोड़ी सी भी नॉलेज रोबोटिक्स की हम लोगों को थी नहीं, बट स्टिल हम लोग सोचे चलो लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने जो टीममेट भी बनाया ना, अपने उन्हीं फ्रेंड में से 2 लोगों को टीममेट बनाया। एक मेरा टीममेट था शुभ मित्तल और एक क्षितिज अग्रहरी। तो इन दोनों के साथ मैंने टीम बनाई और बस जब स्टार्ट हुआ कंपटीशन तो लग गए हम लोग सारा काम करने। तो मैंने 2 रीज़न से टीम बनाई थी। पहला कि मुझे पता था कि ये वो बच्चे जिनको अगर मैं कोई टास्क दूँ करने को, इन्हें नहीं भी आता है ना, तो अपना दिमाग लगा के किसी न किसी तरह वो कर ही देंगे। और दूसरा रीज़न ये था कि फ्रेंड थे, तो अब कोई प्रोजेक्ट है 6 महीने तक चलने वाला, मुझे पहले से पता है। तो अब ऐसा तो नहीं ना कि आप दिन भर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट का ही काम हो रहा होगा, बीच में बातें हो रही हैं, बीच में गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ दिमाग में अभी नहीं आ रहा है कि हटाओ इसको साइड रखते हैं, कुछ बातें अलग चलने लगी। हम लोग कभी कभी इतना लंबा लंबा बात करने लगते थे कि कॉल अपने आप कट जाती थी। 2 घंटा 2.5 घंटा लगातार बात हो रही है तो कॉल अपने आप कट जाती थी, मतलब फ़ोन कॉल अपने आप कट जाती थी। इतना वो लिमिट ही नहीं होती शायद कि लगातार बात कर सके इतना आदमी। तो मस्ती मजाक तो चलता रहता था, ऑनलाइन गेम्स खेलना ये सब होता था दोस्तों के साथ। बाकी जब हम लोग थर्ड ईयर में आए तो उस वक्त तक लॉकडाउन हट गया था, कोविड हट गया था, चीज़ें थोड़ा वापस से नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त फिर हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा भाई कोडिंग के वक्त तरफ, प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस किया जाए। बट उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पढ़ने लगा तो चीज़ें छोड़ दिया। मैं पढ़ाई भी करता था और साथ में दोस्तों के साथ मूवीज़ देखना, चिल करना, वो भी होता रहता था, सब चलता था हम लोगों का। हम लोगों ने फिक्स कर लिया था कि भाई दिन भर पढ़ो और रात के टाइम पढ़ाई होने वाली है नहीं, तो रात के टाइम हम लोग या तो फिर मूवी देखते थे या तो फिर गेम खेलते थे। हम लोगों ने फिक्स कर लिया था। हॉस्टल में भी सेम, जितने भी मेरे फ्रेंड थे वो हॉस्टल में मेरे साथ ही रहते थे। और हम लोगों ने रूम भी ऐसे ले रखा था कि सामने वाला रूम
में 3 बंदे, इस रूम में 3 बंदे, बगल वाले रूम में 3 बंदे, उसके बगल में 3 बंदे, माने पूरा जो कॉरिडोर था ना उसमें सिर्फ हम ही लोग भरे रहते थे, हम ही लोग के फ्रेंड्स थे। ओके। तो एकदम बढ़िया से चिल रहता था सारी चीज़ें। तो इसी तरह करते गए, क्या बोलते हैं, कंपनीज के एग्जाम आए, इंटर्नशिप्स आई, हम लोगों ने सबने साथ ही सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, सब कुछ साथ ही में किया, सारे फॉर्म्स भी हम लोग साथ में भरते थे। और होपफुली भगवान की कृपा से अभी सबकी प्लेसमेंट लग चुकी है मेरे ग्रुप में, और कुछ के तो इंटर्नशिप्स भी शुरू हो गई हैं, कुछ की इंटर्नशिप्स अभी स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ का फुल टाइम डायरेक्ट है। तो इसी तरह से था हम लोग का कॉलेज लाइफ। बाकी हाँ, कॉलेज फेस्टिवल्स थे जो जैसे होली हो गया या फिर जो समर फेस्ट होता है, इनमें भी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। खैर ग्राफेस्ट तो हम लोग को देखना था जिसमें सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, लाइक सिंगर्स को, जैसे अरिजीत सिंह हो गए, तो वो तो हम लोग अभी देख ही नहीं पाए क्योंकि सारा टाइम कोविड में ही चला गया। बट ग्राफेस्ट के अलावा हम लोगों ने समर फेस्ट हो गया और भी जो छोटे छोटे फेस्ट होते थे कॉलेज में, उन्हें इन्जॉय किया। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा टाइम स्पेंड हुआ कॉलेज के टाइम, कॉलेज में। सो काफ़ी अच्छा लगा आपकी कॉलेज लाइफ सुन के, काफ़ी मज़ा आया सुन के, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी। तो आप एक शॉर्ट मैसेज, लाइक बहुत ही शॉर्ट, बच्चों को देना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो भी आपने बताया ना, सब में कुछ ना कुछ लर्निंग फेज था, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ बचा है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इट डजेंट मैटर कि स्कूल में आपके मार्क्स क्या थे, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को आगे किस तरह से देखते हैं। मतलब अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ करना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टार्टिंग से ही कर रहे हो तभी चलेगा। देखिए, हमें ये पता है कि कंपनी आनी तो है 4th ईयर में, कंपनी ना फर्स्ट ईयर में आएगी, ना सेकंड ईयर में आएगी, ना थर्ड ईयर में आएगी। इंटर्नशिप अलग है, वो जनरली हम लोगों को ऑफ कैंपस ही भरना पड़ता है। प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आना स्टार्ट करी 4th ईयर में। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पहले भी अगर हम लोग पढ़ लिए, अगर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिए, तो भी उसका फ़ायदा नहीं है। राइट। सपोज अगर कोई बच्चा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, फिर उसको उसने रिवाइज ही नहीं किया, तो वो तब तक तो भूल जाएगा। इतना तो है नहीं कि याद रह जाए। बिल्कुल। तो एक आपको वो एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि नहीं, अब से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, और बाकी टाइम आपको चिल भी करना है। राइट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ही दिन सोचेंगे कि नहीं मैं सारा कुछ पढ़ लूँगा, तो वो बहुत हेडेक हो जाएगा। तो बेटर ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड कर लें, कि रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़े। और साथ में जैसे मैंने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ रात में खेलता था, तो जब मुझे पता है कि रात में खेलना है, तो उसके पहले ही मेरे को जो पढ़ना रहता था, जो करना रहता, तो मैं पहले ही कर लेता था, क्योंकि रात में बस खेलना ही, क्योंकि रात में पता है कि नींद आती है, कुछ होता है, तो उस वक्त पढ़ाई हो नहीं पाती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये पाथ चूज़ करना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है या कोडिंग पे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको ऐसा नहीं लेके चलना है कि मेरा दोस्त कोडिंग कर रहा है तो मैं भी सिर्फ कोडिंग करूँगा, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, या मेरा दोस्त सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहा है तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट करूँगा, कोडिंग पे नहीं ध्यान दूंगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में, और उस हिसाब से अपने स्टेप लेना है। अगेन मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, गलत लोगों को ना मैसेज करने में हो। मेरे बार बार ये कहने का मतलब, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोडिंग नहीं करता था। मुझे कोडिंग इतनी अच्छे से आती है कि मैं कंपनी के राउंड्स को क्लियर कर लूँ, उतनी कोडिंग मुझे आती है कि क्या बोलते हैं, जो भी इंटरव्यू में पूछा जाए, जो भी सारी चीज़ें, उतना डीएसए, उतना एल्गो, उतनी लैंग्वेज मुझे अच्छे से आती है। बट हाँ, मैं 6 स्टार कोड शेफ पे रेटेड नहीं हूँ, बट हाँ मुझे पता मैं प्रोजेक्ट जो बनाऊंगा ना, वो शायद 6 स्टार कोड शेफ के बराबर का ही हो, मुझे ये पता है। तो कोई एक चीज़ आपको पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेड्स को पकड़ के चलेंगे, सब में एवरेज रहेंगे, तो वो आपका बेटरमेंट होगा नहीं। बेटर ये है कि आप बाकी चीज़ों में अबव एवरेज रहिए, और पर किसी एक चीज़ में आप एकदम मास्टर हो जाइए, जो कि आपसे बेटर कोई कर ही ना पाए। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सजेशन दिया आपने, काफ़ी मज़ा आया सुन के। तो आई थिंक हमें अब सेशन को कंक्लूड करना चाहिए। तो बहुत बहुत कि आप टाइम हमारे लिए दिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सजेशन लेके। थैंक यू
थैंक यू। तो आप लोगों को कि आप लोगों ने हमें बुलाया, तो इसी के थ्रू मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को शेयर किए। एक टाइम था जब हम लोग दूसरों की वीडियोस देखते थे, अब ये टाइम है शायद कुछ लोगों को हमारी वीडियोस से कुछ फ़ायदा हो जाए, तो थैंक्स फॉर दैट। या वेलकम। सो चलिए फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।